जिसका नाम है क्या भाई? ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक का क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोण मिति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी में इसका दोस्तों नाम क्या होता है? त्रिकोण मिति। तो आज से हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है। री एग्जाम 3.0 का ही तो हुआ था प्रभात। री एग्जाम ही तो था ये। लीक, अच्छा लीक वाला पेपर जो है, लीक वाले पेपर का बताया तो था मैंने। ये रहा, ये री एग्जाम ही तो था आपका, ये वाला जो है। अच्छा, ये आपका जो है लीक वाला पेपर हुआ था, ये वाला 3.0। उसके बाद में 3.0 का जो रिवाइज्ड पेपर हुआ था आपका, वो ये रहा ना। यही तो है रिवाइज्ड पेपर, यही तो है रिवाइज्ड पेपर। ठीक है, तो रिवाइज्ड पेपर का एनालिसिस कर तो दिया मैंने। री एग्जाम जो हुआ है उसका रिवाइज्ड पेपर का मैंने जो है वो कर दिया। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 3 शब्द हैं? त्रि मतलब 3, कोण मतलब झुकाव, और मिति, मिति का मतलब मापना। तो मतलब 3 कोणों से बनी हुई आकृति को मापना आपको त्रिकोणमिति में सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब 3 कोणों से बनी हुई आकृति जो होती है वो होती है ट्रायंगल। 3 कोणों से बनी हुई आकृति क्या होती है? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो इसका मतलब त्रिभुज का जो मेजरमेंट है वो हम त्रिकोणमिति में सीखते हैं। त्रिभुज का जो मेजरमेंट है वो त्रिकोणमिति में सीखते हैं। लेकिन आपके लिए जो त्रिकोणमिति है वो ज़्यादा हाई लेवल की है नहीं। आपके लिए साइन जो आपका ये वाला है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी पर बेस्ड है सारी ट्रिग्नोमेट्री। आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ही ट्रायंगल पर बेस्ड है। जो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। आपके लिए जो त्रिकोणमिति है वो इस ट्रायंगल पर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। तो आपके लिए ये समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है सर, 9 to 10 का लीक पेपर, भैया 9 to 10 का लीक पेपर कब हुआ था? 6 to 8 का लीक हो गया था, फिर 9 to 10 का करा ही नहीं था। 9 to 10 का पेपर कब हुआ था? फिर 9 to 10 का पेपर भी कैंसिल हो गया था ना फिर, क्योंकि जैसे ही 6 to 8 का पेपर हुआ था उसके लीक की खबर आ गई थी, तो इन्होंने 9 to 10 करवाया ही नहीं, है ना। तो केवल आपका 6 to 8 वाला पेपर लीक हुआ था। समझ में आ रही है बात? तो ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लेना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये आपको जान लेना चाहिए। क्या होता है भाई साहब ये? आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशो के बारे में, कि भाई रेशो किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बता दिया 3 कोणों से बनी हुई आकृति को मापना है, यानी कि त्रिभुज को मापना है।
अब आता है रेशो, यानी कि अनुपात। ये किसे कहते हैं आप? रेशो किसे कहते हैं आप? वन टू फाइव डियर मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो 1 to 5 का मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, वो विजय सर ही करेंगे। मेरी जो क्लासेस हैं वो 6 to 8 और 9 to 10 की ही होती हैं, 1 to 5 की नहीं होती हैं। उसको विजय सर पढ़ाते हैं 1 to 5 को कंप्लीट, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहां देखो, रेशो अनुपात किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? फटाफट कमेंट करिए, अनुपात किसे कहते हैं? चलिए आप अनुपात छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना आप। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 आदमी और 15 औरतों का अनुपात बताइए कितना होगा। 10 आदमी और 15 औरतों का अनुपात बताइए कितना होगा, ये बताइए, फटाफट बताइए। रेशो 10 आदमी और 15 औरतों का अनुपात क्या होगा? फटाफट जवाब दो सभी। बच्चे बोल रहे हैं, हीना बोल रही है 2/3, ये रक्षिता बोल रही है 2/3, अवनीश 2/3, प्रेम 2/5, मुस्कान, अंजलि, रूपाली, बहुत सारे बच्चे, गुंजन, फहीन, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं 2/3। ओके, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट, क्या सारे स्टूडेंट ही बोल रहे हैं 2/3? ठीक है, अच्छा चलो मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे। आप बताइए 1 रुपए और 20 पैसे का अनुपात बताइए कितना होगा। 1 रुपए और 20 पैसे का अनुपात बताइए कितना होगा। चलो अब नए क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करो। 1 रुपए और 20 पैसे का अनुपात, आप सभी ने जो जवाब दिया है वो गलत है। जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है अभी तक वो सभी का गलत है, सभी का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 करके, यानी कि 2/3 जिन्होंने दिया है वो गलत है। अब मैं बताऊंगा क्यों गलत है, लेकिन उससे पहले आप इसका भी जवाब दो। 1 रुपए और 20 पैसे का अनुपात क्या होगा? तो बच्चे बोल रहे हैं सर 5:1 होगा। 5:1, 5:1, 5:1, सभी बच्चे ज्यादातर बोल रहे हैं 5:1, क्योंकि आपने क्या काम किया है, आपने यहां पर 100 पैसे बनाया इसको, 1 रुपए को, और यहां 20 पैसे थे। आपने यहां पैसे से पैसे को काटा, 0 से 0 को काटा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और आपने कहा 5:1 होगा। सर आपने क्या कहा? 5:1 होगा। ओके, चलिए मैं आपसे एक और बात पूछता हूं। जैसे 1 किलोग्राम और 400 ग्राम, 400 ग्राम, इसका अनुपात बताइए कितना होगा। 1 किलोग्राम और 400 ग्राम का अनुपात बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, इसको तोड़ोगे आप, यहां पर लिखोगे 400 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आप कहेंगे 5:2 होगा। आपने ये भी सही बताया, आपने ये भी सही बताया, लेकिन आपने यहां पर इन दोनों यूनिट को सेम क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने इन दोनों यूनिट्स को इसलिए सेम नहीं किया क्योंकि आप इसकी सही डेफिनेशन को नहीं जानते, आधी डेफिनेशन जानते हो, आधी अधूरी जानकारी आप रखते हो।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर यूनिट सेम होंगी तभी रेशो निकलेगा। अगर यूनिट सेम नहीं होंगी तो रेशो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसकी यूनिट क्या नहीं है भाई, सेम नहीं है, तो इसलिए इसका रेशो नहीं निकाल सकते। रेशो निकालने के लिए सेम यूनिट का होना जरूरी है। अगर सेम यूनिट नहीं दी हैं तो उनको बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर रेशो नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा सोचा करो, डीप सोचा करो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कब तक आप सीखते रहोगे, कब तक आप पढ़ते रहोगे, हैं भाई। बात समझ में आई? तो रेशो आपको क्लियर हुआ ये कि सेम यूनिटी या सेम क्वांटिटीज का जो रेशो है, सेम यूनिट की जो क्वांटिटीज हैं उनका जो तुलना है, उनकी जो कंपैरिजन है, उसी को हम रेशो कहते हैं। तो यहां पर हम रेशो नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों में भी यूनिट सेम नहीं है, लेकिन सेम यूनिट करके हम इनको बना सकते हैं। तो इसलिए आपका जो है रेशो निकल सकता है। तो पहले वाले का रेशो नहीं निकलेगा। तो सर जी हम तो टाइम एंड वर्क में खूब धड़ल्ले से निकालते थे इसका रेशो। तो डियर आप ऐसे रेशो नहीं निकालते थे, आप ये कहते थे 10 आदमी हैं बराबर 15 औरत हैं। अब इनकी संख्याएं या इनकी इफिशियंसी बराबर है, इनकी क्षमताएं बराबर हैं कि भाई जितने दिन में 10 आदमी किसी काम को करते हैं उतने ही दिन में 15 औरत उस काम को करती हैं। तो उस केस में मेन और वुमेन का आपको रेशो निकालना हो तो मेन और वुमेन का रेशो आप निकाल सकते हो, उनकी इफिशियंसी का रेशो आप निकाल सकते हो ऐसे 15/10 करके, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2 करके निकाल सकते हो। लेकिन कब? जब ये बराबर का साइन दे रखा हो। जब ये बराबर का साइन दे रखा हो तब आप निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते। अभी समझ में आया रेशो किसे कहते हैं? ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक भी होता है, तो उसको तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही, वो तो विजय सर पढ़ाते हैं उसको, अर्थमेटिक वाले को। तो मैंने बस केवल इसलिए आपको रेशियो समझाया क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अनुपात के बिना त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदर की बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दो, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। या त्रिकोणमितीय अनुपात है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बात आप समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए जो एक टीचर के अंदर होती हैं, ठीक है। आपको आपके तर्क करने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए आपके अंदर। और ऐसे ही नहीं बस किसी चीज को रट लिया, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है। तो अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाओ भाई, तभी बात बनेगी। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये कुछ रेशो होते हैं, जिसका एक नाम होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। थीटा एक एंगल होता है, यानी कि एक कोण होता है। ये मान के चलो ये थीटा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर ये थीटा है और ये 90 डिग्री का कोण है ना भाई। हमेशा याद रखना थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण या हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी बचता है वो आधार होता है, यानी कि बेस। अब ये तीनों भुजाएं हैं किसी समकोण त्रिभुज की, ये तीनों भुजाएं हैं। ये क्या है भाई? किसी समकोण त्रिभुज की तीनों क्या हैं? भुजाएं हैं। अब इन भुजाओं का जो अनुपात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात, वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। जैसे अब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो होगा ना, इस त्रिभुज के अंदर इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात होगा। इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे हैं, परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा जो होगा इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा। अब समझ में आया? तो ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात है वो आपका क्या कहलाएगा? साइन थीटा कहलाएगा। कॉस थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात होगा? तो कॉस थीटा इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात होगा, यानी आधार और कर्ण का। ये जो होगा आधार और कर्ण की भुजा का अनुपात होगा। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, ये इनका अनुपात होगा। और टेन थीटा जो है वो लंब और आधार का रेशो होगा। किस किस का? लंब और आधार। तो कोई दो भुजा आप लेंगे, उनका जो रेशो है वो साइन कॉस टेन से दिखाया जाएगा, और कौन कौन सी भुजा का अनुपात कौन कौन बताता है ये आपको देखना है। अब देखो यहां पर साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कौन? कोसेक। और चूंकि साइन था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब, ये हो जाएगा। अब कोस जो होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। अब कोस का वैल्यू था आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और जो टेन है ना, टेन का उल्टा होता है कॉट। और टेन का क्या था? टेन का था लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। इस तरीके से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने को मिलते हैं। 3 तो हो गए साइन कॉस टेन, और बाकी हो गए इनके उल्टे। साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, और टेन का उल्टा होगा कॉट। इसको याद रखने के लिए हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कका याद रखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण होगा, एल बटे के होगा, ये रहा। कॉस थीटा जो होगा वो आधार बटे कर्ण होगा, ये रहा। टेन थीटा जो होगा वो लंब बटे आधार होगा, ये रहा। और फिर उल्टा चलना शुरू कर देते हैं यहीं से। तो कॉट थीटा जो होगा वो आधार बटे लंब होगा, और सेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटे में आधार होगा, है ना, ऐसे चलेंगे। और अब कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे में लंब, ये रहा। तो लाल बटे कका से भी इसको याद रखते हैं। और इसको इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो पीबीपी अपॉन एचएचबी से भी याद रखते हैं। पीबीपी अपॉन एचएचबी से भी याद रखते हैं कि भाई ये जो है क्या नाम है, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, सेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, फिर कॉट इस तरीके से चलेगा, कॉट सेक और कोसेक। ठीक है भाई। तो पीबीपी अपॉन एचएचबी से और लाल बटे कका से भी आपको याद रखते हैं इस वाली कहानी को। ठीक है, तो आप जैसे मन करे वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है भाई बात? ये बात भी मैंने आपको बता ही दी है, ये बात भी मैंने आपको बता ही दी है कि भाई साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। चलो आगे बता देता हूं, अगले वाले पेज पे बता देता हूं। इस वाले पेज पर यही चीज रखते हैं बस, है ना भाई। इस वाले पेज पर हम इन्हीं बातों को रखते हैं बस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान देना।
तो मैंने आपको बताया कि भाई साइन थीटा जो है वो कोसेक का उल्टा होता है हमेशा, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा हो जाएगा। बस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई। इसी तरीके से कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये दोनों बातें आपस में क्लियर हो गई। इसके बाद वही टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। ये बातें भी क्लियर हुई। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है ना वो साइन और कॉस का भी रेशो होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम उल्टा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये सारी बातें जो मैंने यहां पर बताई हैं ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको आप याद रख पाएंगे? उस फॉर्मूले से हिंदी वाले, इस फॉर्मूले से इंग्लिश वाले, और क्या क्या होता है लंब। लंब हमेशा थीटा के सामने वाला होता है। जैसे मान के चलो ये कोई ट्रायंगल बना दिया भाई, ये कोई ट्रायंगल बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज, और मैंने ये थीटा ले लिया भाई। थीटा मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया। तो इस थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। तो थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब। थीटा यहां था तो इसके सामने लंब था, अब थीटा यहां हो गया तो इसके सामने लंब होगा, और बाकी का क्या होगा? कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उस केस में? आधार हो जाएगा। थीटा ये ले नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री होता है हमेशा, है ना भाई। इसको थीटा हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। थीटा इसको लेंगे, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये याद रखना। इसको नोट भी लिख लेना यहां पर। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होगा और 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा। यह सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। सब याद है आपको? तो अच्छे से याद कर लेना सभी, जो नए हैं बच्चे या पुराने बच्चे हैं, सब के सब इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सारी बातें एकदम बढ़िया से आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रही है भाई कहानी? ओके। अब देखो एक बात आपको और पता होनी चाहिए इसमें, एक बात आपको और पता होनी चाहिए। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था भाई, ये क्या था आपका? राइट एंगल ट्रायंगल था। इसको ध्यान देना सभी। ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है। ये आपका क्या है भाई? 90 डिग्री है। ये मान लो थीटा है। अब थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। ये कर्ण होता है यहां पर, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, और यहां आधार होता है यानी कि बेस होता है। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में एक थ्योरम बनती है जिसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में भी पाइथागोरस थ्योरम ही इसको कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अगर मान लो आपको कभी क्या करना हो, आधार निकालना हो, तो आप कर्ण के वर्ग में से
लंब का वर्ग घटा सकते हैं। भाई लंब के वर्ग को इधर ले गया तो आधार का वर्ग आ गया। या फिर आपको मान लो लंब का वर्ग निकालना हो कभी, और आप फिर क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा सकते हैं। तो ये जो है भाई थ्योरम तो एक ही है ये वाली, बाकी इससे ये दोनों भी बातें बन सकती हैं, ये दोनों बातें भी इससे बन सकती हैं। या फिर अगर आपको मान लो अकेला कर्ण निकालना हो, जैसे आपने क्या काम करा, यहां पर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई, और आपको केवल एच निकालना है, तो आप क्या करोगे, केवल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा। मान लो आपने पी स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप पी कैसे निकालोगे, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके निकाल दोगे, रूट ले लोगे दोनों तरफ का। मान लो आपको बी स्क्वायर पता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो बी कैसे निकालोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके निकाल दोगे, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो समझ में आई होगी कहानी। हाँ जी, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है इसमें, या लंब के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी केवल आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही पता होना चाहिए, उसके बाद फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको करवाऊंगा मैं, और सारी जानकारी धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको क्लियर हुई बात, बताइए। यहां तक आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई समस्या है भाई यहां तक? बोलो डियर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आज से ही क्लास शुरू हो रही है ये, तो आप लाइव क्लासेस देखिए डेली सभी बच्चे, और रिकॉर्डेड वीडियोस में जाकर के डेली एक क्लास रिकॉर्डेड वीडियोस की देखिए, क्योंकि वहां पर जो है आपको डाउट कुछ मिल जाएंगे तो आप यहां पर पूछ सकते हो। त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर वहां भी देखिएगा, त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर यहां भी देखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनिए भाई मेरी बात को, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है जिसका मान हमेशा सेम रहे। आइडेंटिटी का मतलब जिसका मान हमेशा सेम रहे। जैसे एक सर्वसमीका होती है आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब यहां थीटा की जगह कुछ भी रख दो आप, ये 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 रख दो तो भी ये 1 रहेगा। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 रख दो तो भी ये 1 रहेगा। मतलब ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। साइन स्क्वायर 18 रख दो, कॉस स्क्वायर 18 रख दो, है ना भाई। आप थीटा की जगह कुछ भी रख दो, ये 1 से नहीं हटेगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो सर्वसमीका का मतलब होता है कि अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज कर दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी कंडीशंस को हम सर्वसमीका सर्व आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब मान लो कल को आपको साइन स्क्वायर थीटा को अकेले निकालना पड़े तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देना, तो ऐसे बन जाएगा। अगर अकेला साइन थीटा कभी आपको निकालना हो
तो दोनों तरफ का रूट ले लेना। आप ऐसे बना सकते हो इसको। या मान लो कभी आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन को उधर ले जाना, तो ऐसे हो जाएगा। और मान लो कभी अकेला कॉस थीटा निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट लेकर के। समझ में आ रही है बात? तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करके इन सारी की सारी बातों को जान लोगे। इन सारी की सारी बातों को क्या करोगे भाई, जान लोगे, है ना भाई। इन सारी के सारी कंडीशंस को आप क्या करोगे, जान सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a भी 1 ही हो जाएगा। मतलब यहां थीटा की जगह कुछ भी रख दो आप, ये 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, थीटा दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चाहे 15-15 हो, चाहे 17-17 हो, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी 1 होगा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, ध्यान देना। दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है आपसे, दूसरी आइडेंटिटी कह रही है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या आ रहा है भाई, चलो अपनी भाषा में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये 1 होता है। अगर हम कभी सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करना होगा। अब यहां पर भी वही कहानी है, थीटा का मान कुछ भी रख देना, 1 ही होगा। और कभी आपको सेक थीटा निकालना हो मान लो, तो आप अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। और इसी तरीके से मान लो आपको कभी टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना, उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर टेन थीटा का मान कितना आएगा निकल करके, दोनों तरफ रूट लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात भी आपको समझ में आनी चाहिए भाई। तीसरी बात क्या कहती है, तीसरी बात कहती है कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है तो ये 1 के बराबर होता है, और थीटा का कुछ भी मान आप यहां पर रखेंगे तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो आएगा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, है ना भाई। और यहां पर अगर मान लो अकेला कोसेक थीटा आपको निकालना हो तो आप अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करके इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लो यहां पर आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे, और यहां पर आप कॉट थीटा को कैसे निकालोगे, रूट लेकर के, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट लेकर के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये 3 आइडेंटिटी थी और ये 3 आइडेंटिटी से हमने बाकी के सारी आइडेंटिटी बता दी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी आपकी। इन सारी बातों को आपको लिख लिख करके याद करना है भाई। इन सारी बातों को आपको क्या करना है, लिख लिख करके याद करना होगा। इनको बढ़िया तरीके से आप लिख लिख के याद करिए, समझ समझ करके याद करिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तीन ही आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी ये होती है, एक आइडेंटिटी ये होती है, और एक आइडेंटिटी ये होती है। ये तीन ही आइडेंटिटी होती हैं, बाकी इनसे ही बनती हैं। ठीक है, यहां पर बात समझ में आई, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझ में आया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है डियर, वो हमने क्या क्या पढ़ा है, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये मंत्र की तरह याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। और ये लाल बटे कका से इस बात को सबको याद कर लोगे। एक बात याद रख लोगे कि थीटा के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी आधार होता है। एक बात आप ये याद रख लोगे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, और टेन और कॉट के बीच में ये रिलेशन भी होता है। एक बात आपको ये याद रखनी है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लेकिन उसी के द्वारा हम ये वाला और ये वाला भी दोनों बता सकते हैं। कभी आधार निकालना हो तो ये, और कभी लंब निकालना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आपको देखने को मिले यहां पर, सॉरी आइडेंटिटी देखने को मिली। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है भाई कहानी? किसी को कोई दिक्कत तो बताइए मुझे। अब देखो इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लो सबके, यहां पर इनके एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे सभी के, ठीक है। यहां तो चलो ये तो बेसिक बातें थी, ये तो आपको पता ही है। यहां पर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊं कि जैसे ये है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, हर किसी के एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई। मान लो ये थीटा दिया है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आपको यहां से निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको निकालना है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे का आपको याद ही है। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब कौन सा है, लंब ये है। ये क्या होता है भाई, लंब, थीटा के सामने लंब होता है। ये बड़ी भुजा कर्ण होती है। अच्छा 4 तो ये होगा ना नीचे वाला, 4 नीचे वाला होगा, क्योंकि बड़ी भुजा तो 5 होगी ना। ये कर्ण होता है, और ये बाकी बचेगा कितना, आधार होगा। तो ये आधार है आपका, ठीक। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है कितना, 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 5। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार ये रहा और कर्ण ये रहा, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 5। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, 3 बटे में 4। कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे में लंब, तो आधार ये रहा और लंब ये रहा, तो 4 बटे में 3, 4 बटे में 3। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण ये रहा और आधार ये रहा, 5 बटे में 4। और भाई कोसेक होता है कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण ये रहा और लंब ये रहा, तो 5 बटे में 3। और वैसे भी आप देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये 3 बटे 5 है, तो ये देखो 5 बटा 3 है। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये 4 बटे 5 है, तो देखो ये 5 बटे 4 है, इसका उल्टा है। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो देखो टेन 3 बटे 4 है, तो कॉट इसका उल्टा है, 4 बटे 3 है। तो ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आई भी कहानी। एग्जाम्पल इस तरीके से आप देख सकते हो इनके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक निकालना, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपका एक होमवर्क यहां पर दे रहा हूं मैं, होमवर्क यहां पर दे रहा हूं। होमवर्क में क्या है भाई, एक ट्राइंगल आपके सामने बना दिया है, और ट्राइंगल में थीटा ये है 7, ये है 24 और ये है 25। और आपको बताना है सारे की सारी वैल्यूज, साइन, कॉस, टेन,
कॉट, सेक और कोसेक, ये सारी वैल्यूज आपको बतानी है कितनी होंगी, क्या क्या होंगी इनकी वैल्यूज, ये आपको बताना है डियर। ठीक है, चलिए चलो अभी बता दो, छोड़ो बाकी सबके भी एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, फिर धीमे धीमे करके ही पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को, क्योंकि सिखाना उद्देश्य है। छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आप सीख जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब इसको बताओ चलो क्या होगा भाई, इनके आंसर्स निकाल लो, सबको निकालो और कॉमा लगा करके एक साथ भेज दो मुझे। ठीक है, फटाफट से करो, उसके बाद फिर मैं आगे के एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। बोलो डियर। देखो ध्यान देना सभी, अपने आंसर्स मैच कर लेना। अब यहां पर थीटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। और 90 के सामने ये तो हमेशा कर्ण ही होता है, बड़ी भुजा। तो आधार क्या होगा यहां पर, आधार आपका 24 होगा। और साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे का से लंब बटे में कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। अब लंब बटे में कर्ण होता है तो लंब कितना है, लंब है आपका 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 हो गया। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है भाई, ये होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार है 24 और कर्ण है 25। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 7 और आधार है आपका 24, तो 7 बटे में 24। और कोट टेन का उल्टा होता है तो 24 बटे में 7। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 25 बटे में 24 और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 25 बटे में 7। लो जी, सारे हो गए, समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो सभी के सभी अपना आंसर मैच कर लो एक बार फटाफट से। कहां कहां गलती करी है आपने, हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने लंब होता है, यहां थीटा तो यहां लंब और यहां थीटा तो यहां लंब, यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसको समझेंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होगी चीजें, सभी को समझ में आई होगी कहानी। तो लाल बटे कका याद रख लो या पीबीपी अपॉन एचएचबी याद रख लो इंग्लिश वाले, यह आसान बात है। और अपना आंसर मैच करो, किस किस का सही था मुझे बताओ। ठीक है, ये आप जानते ही हो कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये मैंने अभी बताया ही था एग्जांपल्स के रूप में। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के भी एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के एग्जांपल्स कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, इसके एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। एक बार पीडीएफ जरूर देख लेना सही तरीके से। तो भाई आपको मान लो कोई ट्रायंगल दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है, मान लो ये ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है, ये थीटा है भाई आपका, ये थीटा दे रखा है और ये आपका क्या है, मान लो यहां पर दे रखा है 9 और यहां दे रखा है 40 और आपसे पूछ रहा है इसका मान बताइए कितना होगा। यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्स, एक्स का मान बताइए कितना होगा, है ना। यहां पर क्या पूछ रहा है, एक्स का मान बताइए। तो आप कैसे निकालोगे इस x का मान या तीसरी भुजा का मान, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी और तीसरी भुजा मान लो आपसे निकालनी है, आपको पूछी है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। तो तीसरी भुजा को निकालने का जो तरीका है वो होता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी।
अब ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अच्छा, इसमें कर्ण क्या है? देखो थीटा क्या है, थीटा के सामने लंब है, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ये आप जानते ही हो। तो आपको पता है कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण है x तो x का वर्ग, आधार कितना है 40 तो 40 का वर्ग, और लंब कितना है 9 तो 9 का वर्ग। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1600 और ये हो गया 81, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1681। अब 1681, अब भाई x का मान निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 1681 का वर्गमूल निकालना होगा। और वर्गमूल निकालना आपको पता है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं डियर। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 1681 का वर्गमूल कितना होगा, 41 का होगा ये। तो आप 41 का वर्गमूल x का मान बता सकते हैं। भाई वर्गमूल निकालना तो आपको पता ही है, 41 होगा 1681 का वर्गमूल। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताओ मुझे। सोलह सौ इक्यासी का वर्गमूल कितना होगा, 41 होगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक बात? चलो, अब मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां थीटा दिया है, मान लो यहां 7 है, मान लो यहां 25 दिया है, और यहां दिया है x, और आपसे कह रहा है बताओ x का मान। यानी कि दो भुजाएं देकर के तीसरी भुजा आपसे पूछेगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको यहां पर क्या बताना है, एक भुजा बतानी है, दो भुजाएं देगा और तीसरी भुजा पूछेगा। बेटा सब सिखाऊंगा ट्रिपलेट वगैरह, क्योंकि बहुत कमजोर बच्चे हैं अपनी क्लासेस में, और इतने कमजोर बच्चे हैं कि इनको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद पता चलता है कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास फालतू लग जाएगी मेरी, लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, और टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा, जिस लेवल तक आप आराम से कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, तो टाइम देंगे इसमें, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं कोई भी। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए इसका जवाब सभी। 24, सभी का कितना आ रहा है, 24। तो देखो भाई, आपको पता है, इसमें भी कुछ बच्चे गलत ही जवाब दे रहे हैं। भाई आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग होता है। अब कर्ण कितना है 25, तो 25 का वर्ग हो गया। आधार कितना है 7, अब आधार देखो यहां पर ये लंब है ना भाई, ये क्या है, लंब है, ध्यान दीजिएगा, और ये आधार है। तो आधार कितना है x, तो x का वर्ग, और लंब कितना है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 49 हो गया। अब 49 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 49, 15 में से 9 गया तो 6, और भाई यहां पर कितना, 11 में से 4 गया 7, है ना, 576 आ गया। ये कितना आ गया, 576 आ गया। अब एक्स स्क्वायर 576 है, तो एक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 576, और 576 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 24 होता है, आप जानते हो सब, ये क्या होता है, 24 होता है। तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। मैं इनको याद भी करवा दूंगा सबको, ये आपको एकदम रट जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर पाएंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। ठीक है, तो ट्रिपलेट हम कल करेंगे। इसमें अगली जो कहानी है भाई, वो हम करेंगे ट्रिपलेट की, और पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स कल बताऊंगा, और यहां पर मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, कल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मुझे याद दिलाना क्लास में आते ही कि सर आपने बोला था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप कराने वाले हैं। ये जो अभी आप सीख रहे थे ना इतनी लंबी लंबी बातें, ये 2-2 सेकंड में हो जाएंगी फिर।
ठीक है। तो कल मैं पढ़ाऊंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट और आपको आइडेंटिटी बेस्ड जो है उनके एग्जांपल्स करवाऊंगा, और कल मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा त्रिकोणमिति की, इस पर काम करेंगे कल। उसके बाद अगले दिन जो काम करेंगे हम, अगले दिन काम करेंगे क्वाड्रेंट्स पर और फॉर्मूले पर, ठीक है। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूं क्वाड्रेंट्स ही करवा दूं, फॉर्मूले आपको बाद में करवाऊं। क्वाड्रेंट्स करवाने के बाद सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, और कल जो है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट और आइडेंटिटी बेस्ड एग्जाम्पल्स, और इसके साथ साथ मैं आपको क्या करवाऊंगा, टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।